आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है 5 जनवरी 2025 को। उसी के जनरल हिंदी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के इस क्लास की पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला प्रश्न है, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहा जाता है? भूगर्भवेत्ता, पुरातत्ववेत्ता, नृतत्वशास्त्री, भूकंपवेत्ता। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहा जाता है? भूगर्भवेत्ता कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अब देखिए, ऐसे प्रश्नों में ना कोई आप नियम लगा सकते हैं ना इसकी कोई परिभाषा होती है। बस प्रश्न को समझिए, समझने के बाद ध्यानपूर्वक देखिए इसका आंसर क्या होगा। उसके लिए आपको प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करनी होगी। प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस। अगला प्रश्न क्या है? इनमें से कौन सा शब्द अरुण का समानार्थी नहीं है? सूर्य, सूर्य का सारथी, कुमकुम, बिंबाफल। कौन सा शब्द अरुण का समानार्थी नहीं है? देखिए, आप लोगों के पास सिर्फ 12 दिन शेष बचे हैं। तो 12 दिन में आप लोग जितनी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस कीजिए। रिवीजन पर विशेष फोकस करिए। अभी तक मैंने आप लोगों को जीके और हिंदी की काफ़ी सारी क्लासेस करा दी हैं। लगभग 90+ क्लासेस मैं आपको पहले ही करा चुका हूँ इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी के लिए, ठीक है। और बाकी जो क्लासें जो आप लोगों की डेली आ रही डेली बेसिस पर, तो डेली बेसिस पर मैं आप लोगों के क्लासें ला रहा हूँ। इनमें से कौन सा शब्द अरुण का समानार्थी नहीं है? कोशिश कीजिएगा कि जो भी मैं आपको प्रश्न करा रहा हूँ इन सभी प्रश्नों के जो सही जवाब हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा कि आप वीडियो को देख लेते हैं, देखने के बाद आप आंसर नहीं देते हो। आंसर दीजिए आप लोग। कौन सा शब्द अरुण का समानार्थी नहीं है? तो बिंबाफल जो है ना, ये अरुण का समानार्थी शब्द नहीं है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। तीसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द उच्च का समानार्थी नहीं है? टीला, श्रेष्ठ, बड़ा, उठा हुआ। ऐसे प्रश्नों के लिए कोई ना नियम होता है ना कोई परिभाषा होती है। इनमें से कौन सा शब्द उच्च का समानार्थी नहीं है? तो टीला जो है ना, ये उच्च का समानार्थी शब्द नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इनमें से कौन सा शब्द कनक का समानार्थी नहीं है? सोना, मक्का, धतूरा या गेहूं। मक्का जो है ना, मक्का, ये कनक का समानार्थी शब्द नहीं है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। बल्कि सोना हुआ, मक्का हुआ और गेहूं हुआ, ये कनक के समानार्थी शब्द होते हैं। सो गाइस, अगला प्रश्न देखेगा। देखिए, जिन बच्चों को यूपी जीके की पीडीएफ चाहिए, जिन बच्चों को यूपी जीके की पीडीएफ चाहिए तो वो हमें हमारे व्हाट्सएप पर पर्सनल मैसेज करें। अब हमें मैसेज कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले आपको ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद आप हमें पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। तो कि आपको पीडीएफ कैसे क्या लेनी है, कैसे परचेस कर सकते हैं, सारी जानकारी मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से दे दूंगा। तो जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए, जो भी बच्चे परचेस करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, जिनकी इच्छा है, तो वो इस पीडीएफ को ले सकते हैं। लगभग इसमें 600 से 700 क्वेश्चन मैंने इसमें लिए हैं और धीरे धीरे और इस पीडीएफ में मैं क्वेश्चंस को जो है मैं ऐड कर रहा हूँ धीरे धीरे। तो जिन बच्चों को पीडीएफ लेनी है तुरंत हमें मैसेज करें। पांचवा प्रश्न, क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं? विशेषण, विशेष, कारक, विकृत अव्यय। क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार विशेषण शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं। तो राइट आंसर की बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। छठा क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों, छठा क्वेश्चन क्या है? कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है? कौवा के अंत में ई लगाते हैं, कौवा के अंत में आनी लगाते हैं, कौवा के पहले स्त्री लगाते हैं, कौवा के पहले मादा लगाते हैं। तो कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है? कौवा के पहले मादा लगाते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। मंत्री शब्द का लिंग क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग।
मंत्री शब्द का लिंग क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, मंत्री शब्द का लिंग होता है उभयलिंग। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। 8वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, उभयलिंग। अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? पुल्लिंग में होते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। देखिए, सारी पीडीएफ मैं आपको बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ, एक भी पैसा मैं आप लोगों से नहीं ले रहा हूँ। कोई अगर आपको पीडीएफ देता भी है तो आपसे पैसे लेता है, लेकिन मैं आप लोगों से एक पैसा नहीं ले रहा हूँ। ये करते हुए हमें लगभग 1.5 से 2 महीने होने वाले हैं। तो मैं आपसे सिर्फ एक लाइक की उम्मीद करता हूँ। तो जो इन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारी मेहनत को सफल कीजिए। 9वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? मर्दाना, बुढ़ापा, भेड़ा या विधुर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? तो मैंने आपको क्या बताया कि स्टार्टिंग का जो शब्द होता है वो आपका उपसर्ग होता है और लास्ट वाला शब्द प्रत्यय होता है। तो भेड़ा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। हिंदी में कितने वचन होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो हिंदी में कितने वचन होते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, हिंदी में कुल 2 वचन होते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। कौन कौन से होते हैं? एक वचन और बहुवचन। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, मैं चलती थी में मैं का बहुवचन क्या होता है? हम, तुम, वे या सब। मैं चलती थी में मैं का बहुवचन क्या होता है? तो मैं चलती थी में मैं का बहुवचन होता है हम। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न हमारा है, इकारांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है? अंतिम स्वर के बाद यहाँ लगा देते हैं, अंतिम स्वर को हटाकर यहाँ लगा देते हैं, ई को ह्रस्व स्वर करके अंतिम स्वर के बाद यहाँ लगा देते हैं, डी है बड़ी ई का स्वर करके अंतिम स्वर के बाद औ लगा देते हैं। इकारांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है? बड़ी ई को ह्रस्व स्वर करके अंतिम स्वर के बाद यहाँ लगा देते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 13वां प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। 13वां प्रश्न क्या है? हिंदी में इस्तेमाल होने वाले उर्दू शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए प्राय किस भाषा के प्रत्यय लगाए जाते हैं? हिंदी, अरबी, फारसी, उर्दू। अब मैं आपको थोड़े से हटके प्रश्न करा रहा हूं। अभी तक जितने भी मैंने आपको हिंदी के प्रश्न कराए हैं थोड़े से सिंपल कराता था, लेकिन अब मैं आपको थोड़े से कठिन प्रश्न करा रहा हूं। हिंदी में इस्तेमाल होने वाले उर्दू शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए प्राय किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। इनकी भी प्रैक्टिस कर लीजिए। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कूलन में, केली में, कूलन में, केली में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलित, क्लीन, किलंकत है। इस काव्य वाक्य में पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, रूपक, यमक या श्लेष। तो इसमें हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों अनुप्रास अलंकार। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अनुप्रास अलंकार को सरल शब्दों में समझ लीजिए। जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि का की आवृत्ति आप लोग बार बार देख रहे हो। देखिए, का इसमें भी है, इसमें भी का, इसमें भी का है, और इसमें भी क्या है, इसमें भी का है, इसमें भी का है। यानी कि का की जो जहाँ पर बार बार आवृत्ति आती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। छोटे शब्दों में और सरल शब्दों में समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या है कि माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, कर का मन का फेर। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? रूपक, अनुप्रास, उपमा या फिर यमक। तो मेरे प्यारे साथियों इसमें हो जाएगा यमक अलंकार। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अब आप लोग यमक अलंकार को सरल शब्दों में समझ लीजिए। जब एक शब्द प्रयोग 2 बार होता है, तो कहने का मतलब ये है कि जब एक शब्द का प्रयोग 2 बार होता है और दोनों बार उसके अर्थ जो हैं वो अलग अलग होते हैं तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न हमारा है
कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का क्या अर्थ है? मजहब, गुण, सत्कर्म या कर्तव्य? राइट आंसर की बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर बौछाए झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाय। इस कविता की दूसरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, रूपक, यमक या फिर उत्प्रेक्षा? तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ में। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार को सरल शब्दों में समझ लीजिए, जहाँ उपमेय में उपमान होने की संभावना या कल्पना की जाती है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आमरण में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययभाव, द्वंद्व या द्विगु? आमरण में कौन सा समास होता है भाई? तो मैंने आपको क्या बताया था? बड़ा आ, यथा, अनु, प्रति, बड़ा आ, भर, उद, हर। ठीक से समझिए आप लोग। बड़ा आ, यथा, अनु, प्रति, बड़ा आ, भर, उद, हर। जहां पर ये शब्द आ जाते हैं तो वहां पर कौन सा समास होता है? वहां पर होता है अव्ययभाव समास। अब स्टार्टिंग का शब्द देखिए, आ है इसमें, स्टार्टिंग का शब्द देखिए, आ है इसमें, देखिए ये आ दिया गया है। आमरण, यथोचित, अनुप्रति, प्रतिदिन, आडंबर, भरपेट, उदय और हर दिन। ठीक है, तो ये शब्द आप याद कर लीजिए, तो अव्ययभाव समास आप चुटकियों में कर देंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? पूर्व पद, उत्तर पद, दोनों पद प्रधान, कोई तीसरा पद प्रधान? तो द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। देखिए, प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, प्रैक्टिस करते रहिए, हिंदी आप चुटकियों में सॉल्व करने लगेंगे। 20वां प्रश्न क्या? सूक्ति का सही संधि विच्छेद क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 स्टार लगा लीजिए। तो सूक्ति का संधि विच्छेद होता है शूधन उक्ति। तो राइट आंसर की बात करूं, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अब मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनेगा। अगर आपसे मान लीजिए ये पूछ लिया जाए कि सूक्ति में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? अब जैसे कि इसको तो मान लिया जाएगा छोटा ऊ, ये प्रश्न ही गलत है, क्योंकि सूक्ति का जो संधि विच्छेद होता है शूधन उक्ति होता है, ना कि शूधन उक्ति। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अब इसमें मैं ये कन्फ्यूज़न हो रहा हूँ, शूधन उक्ति होगा या शूधन उक्ति होगा? मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। शूधन उक्ति कैसे होगा? सूक्ति का शूधन उक्ति होना चाहिए, क्योंकि छोटा ऊ की मात्रा लगेगी ना। तो इस हिसाब से अगर हम करते भी हैं तो अगर छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ अगर मिला दिया मैंने, चलिए आंसर मैं इसको मान लेता हूँ, तो छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर क्या बना? बड़ा ऊ बन गया। और नियम के अनुसार बड़ा ऊ किस में आता है? दीर्घ स्वर संधि में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सूक्ति में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, तो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से राइट आंसर आपका ए ऑप्शन होना चाहिए, ना कि बी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, और सिलेबस में देखिए आपसे हिंदी के सिलेबस में गद्यांश भी पूछा जाएगा। तो गद्यांश करने का तरीका क्या है? प्रैक्टिस पर आधारित। तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे गद्यांश आप उतनी जल्दी करेंगे। तो गद्यांश कैसे करना है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश आप ऐसे कर सकते हैं, सबसे पहले गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद प्रश्नों को देखिए कि प्रश्नों में क्या पूछा जा रहा है। अनुशासन जीवन की प्रत्येक स्थिति में आवश्यक है। अनुशासन सैनिक जीवन की आत्मा है। परिवार में सद्भाव बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता पहले है। समाज और राष्ट्र में शांति और सद्भावपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता भी है। ईश्वर की सृष्टि में यदि अनुशासन नहीं है तो अराजकता फैल जाएगी और यह विश्व तुरंत अस्त व्यस्त हो जाएगा। अब प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि अनुशासन क्यों आवश्यक है। अनुशासन क्यों आवश्यक होता है? तो अनुशासन परिवार में सद्भाव और समाज तथा राष्ट्र में शांति और सद्भावपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए अनुशासन जरूरी होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। देखिए गद्यांश से टोटल 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
अनुशासन किसकी आत्मा है? सैनिक जीवन की, हर व्यक्ति की, ईश्वर की, राष्ट्र और समाज की? देखिए अनुशासन जो है ना ये सैनिक जीवन की आत्मा है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है। 23वां प्रश्न क्या है? पुल्लिंग वाचक शब्द को छांटना है। कैमरा, पायल, प्लेट या तलवार? पुल्लिंग वाचक शब्द की पहचान करें तो कैमरा जो है ना ये पुल्लिंग वाचक शब्द हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न, पाहुना का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? कृषक, जम्बूक, आंगतुक, आदित्य? पाहुना का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो पाहुना का पर्यायवाची शब्द होता है आंगतुक। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 25वां प्रश्न, इनमें से किस में निर उपसर्ग नहीं है? तो मैंने आपको क्या बताया था कि स्टार्टिंग का जो शब्द होता है वो आपका उपसर्ग होता है और लास्ट वाला जो शब्द होता है वो प्रत्यय होता है। तो पूछा क्या जा रहा है कि इसमें उपसर्ग नहीं है। निशेष, निर्देश, निर्बल, निर्वाह, किसमें निर उपसर्ग नहीं है? मैंने पढ़ लिया और आंसर भी हमको पता चल चुका है कि निशेष में जो है वो उपसर्ग नहीं। देखिए निर्देश, निर्धनेश, निर्बल, निर्वाह, निशेष, निशेष में निर उपसर्ग नहीं है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखिएगा, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? 4, 10, 8 या 5? क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां? तो हिंदी भाषा की कुल 8 विख्यात बोलियां हैं। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? सतसई, रामलला, नछु, पृथ्वीराज रासो, आला उदय? हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा? तो हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 28वें क्वेश्चन की हम बात करेंगे। 28वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं? आधुनिक काल, भक्ति काल, रीति काल, संयुक्त काल? निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? संयुक्त काल जो है ना ये हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। 29वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 29वां प्रश्न है, क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। कारक, लिंग, वचन, पक्ष? कारक। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कारक के कुल कितने भेद होते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि कारक के कुल 8 भेद होते हैं। 30 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, चूड़ी अच्छी थी में कौन सी क्रिया? योजक क्रिया, अधिकार घोतक क्रिया, औचित्य बोधक क्रिया, अप्रत्यक्ष क्रिया? चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है? योजक क्रिया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है। 31वां क्वेश्चन, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं? संयुक्त धातु, द्विकर्मक धातु, साधित सकर्मक धातु, समस्त धातु? मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं? साधित सकर्मक धातु कहलाती हैं। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 32वां प्रश्न, शारंग, लय शारंग, चल कई शारंग की ओट शारंग, झीनो पाई के शारंग, कई कई चोट? उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार विग्ध हो? उत्प्रेक्षा अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार या रूपक अलंकार? तो राइट आंसर की बात करूं राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। यहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर हो जाएगा यमक अलंकार। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जब एक शब्द प्रयोग 2 या अधिक बार होता है और दोनों बार उसके अर्थ अलग अलग होते हैं तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है? करुण रस, रौद्र रस, भीतर रस या अद्भुत रस? तो जुगुप्सा जो है ना ये भीतर रस का स्थायी भाव होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगर आपसे मान लीजिए पूछ लिया जाए कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है
तो करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। भीत और रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा छंद प्रकार नहीं है? दृष्टांत, चौपाई, दोहा या सोरठा? कौन सा छंद प्रकार नहीं है? दृष्टांत जो है ना, ये छंद का प्रकार नहीं है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 35वें क्वेश्चन की बात करेंगे। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि व आयादी संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित है? व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये स्वर संधि के अंतर्गत सन्निहित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। निर्देश प्रश्न संख्या 36 से 39 उपयुक्त समास चिन्हित कीजिए। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। अगर आप इसका समास विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह क्या होता है? पथ से भ्रष्ट, कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से। तो उससे किस में आया? अपादान से आया। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आप तत्पुरुष समास पर टिक कर दीजिए आंख बंद करके। सिंपल सा क्वेश्चन है। और एक तरीका और मैं आपको बता रहा हूँ, पथ अलग है, भ्रष्ट अलग है, दोनों को जोड़ दिया गया, नया शब्द क्या बना? पथ भ्रष्ट। ऐसे भी समझ सकते हैं आप लोग। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी में कौन सा समास होता है? बहुप्रिय, द्विगु, कर्मधार या तत्पुरुष? आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। जहाँ पर संख्यावाची शब्द होता है तो वहाँ पर कौन सा समास होता है? वहाँ पर होता है द्विगु समास। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 38वां क्वेश्चन देखेगा। सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? स्वर्णधूलि, लोकायतन, युगवाणी, चिदंबरा? सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? चिदंबरा के लिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ब्रज भाषा का विकास किस अप्रभस से हुआ? शौरसेनी, पैसाची, मागधी, अर्धमागधी? ब्रज भाषा का विकास किस अप्रभस से हुआ है? तो मेरे प्यारे साथियों, ब्रज भाषा का विकास शौरसेनी अप्रभस से हुआ है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अब देखिए यहाँ पर निर्देश प्रश्न संख्या 40 से 44 निम्नलिखित अवतरण पर आधारित 5 प्रश्न दिए गए। अवतरण को ध्यान से पढ़िए तथा प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन कीजिए तथा निर्देशानुसार चिन्हित कीजिए। तो गद्यांश को करने का तरीका मैंने अभी आपको बताया था। एक गद्यांश मैं आपको करा चुका हूँ, ये दूसरा गद्यांश है, क्योंकि 5 प्रश्न गद्यांश से पूछे जाएंगे। तो गद्यांश की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करिए आप लोग। राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है। जिस प्रकार वर्तमान में भौतिक निर्माण का कार्य उनके अनेक योजनाओं के माध्यम से तीव्र गति के साथ संपन्न हो रहा है, वैसे ही वर्तमान की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि देशवासियों के चरित्र निर्माण के लिए भी प्रयत्न किया जाए। उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा है। जनतंत्र के लिए तो यह एक महान कल्याणकारी योजना है। जन समाज में राष्ट्र, संस्कृति, समाज एवं परिवार के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, इसका पूर्ण रूप से बोध कराना एवं राष्ट्र में व्याप्त समग्र भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण का निर्माण करना ही चरित्र निर्माण का प्रथम सोपान है। पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति के अभाव से आज हमारे मस्तिष्क में भारतीयता के प्रति हीन भावना उत्पन्न हो गई है। चरित्र निर्माण जो कि बाल्यावस्था से ही ऋषिकुल, गुरुकुल, आचार्य कुल की शिक्षा के द्वारा प्राचीन समय से किया जाता था, आज की लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति से संचालित स्कूलों एवं कॉलेजों के लिए एक हास्यास्पद विषय बन गया। यदि कोई पुरातन संस्कारी विद्यार्थी संध्या वंदन या शिक्षा सूत्र रख कर भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है तो अन्य छात्र उसे बुद्ध या अप्रगतिशील कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं। आज हम अपने भारतीय आदर्शों का परित्याग करके पश्चिम के अंधानुकरण को ही प्रगति मान बैठे। इसका घातक परिणाम चरित्र दोष के रूप में आज देश में सर्वत्र दृष्टिगोचर हो रहा है। तो ये था गद्यांश आपका। अब प्रश्न देखिए, प्रश्न में क्या है कि चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता है। तो चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता क्या है? राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, इसको पढ़ने के ही बाद में आप प्रश्न पहचान सकते हैं कि आंसर क्या होगा। प्रश्नों में आंसर छुपा रहता है।
अगला प्रश्न क्या है, जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकते हैं निष्ठावान श्रमिक, धनवान व्यक्ति, उत्तम चरित्रवान व्यक्ति या शक्तिशाली सिपाही। देखिए गद्यांश के ही क्वेश्चन हैं ये। उत्तम चरित्रवान व्यक्ति लाभकारी हो सकते हैं, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 42वां प्रश्न क्या है, उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान क्या है। भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण, जनता में सांप्रदायिक सद्भाव, राजनीति के कुशल दांवपेच, चरित्र निर्माण के लिए शैक्षिक वातावरण। तो उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान क्या है, भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न है, अप्रगतिशील रूप में मजाक उड़ाया जाता है जो भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है। तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको सही कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। 44वां प्रश्न क्या है, भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण क्या है। तो भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण है लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, निर्देश प्रश्न संख्या 45 से 49 निम्नलिखित प्रत्येक के प्रश्न में 3 वाक्य दिए गए हैं। त्रुटि वाले वाक्यांश को चुनिए और उसके अनुरूप ए बी सी पर चिन्ह लगाइए। यदि वाक्य त्रुटिहीन हो तो चिन्ह लगाइए। अब यहाँ पर ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़िएगा। रामचरितमानस भक्ति काल की सबसे बड़ी श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है, कोई त्रुटि नहीं। अगर त्रुटि है तो आप कोई त्रुटि नहीं पर टिक कर सकते हैं, अगर नहीं है, अगर है तो इन 3 ऑप्शन में बताइए क्या आंसर होगा। कि श्रेष्ठतम, इसमें त्रुटि हो जाएगी। तो राइट आंसर की बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ठंड के दिनों में प्रातः काल के समय सर्दी काफ़ी बढ़ जाती है, कोई त्रुटि नहीं। प्रातः काल के समय इसमें त्रुटि है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जब मोहन सभा स्थल पर पहुंचा तब सभा विसर्जन हो चुकी थी, कोई त्रुटि नहीं। विसर्जन हो चुकी थी, विसर्जन थोड़ी होता है यार, ख़त्म हो चुकी थी या समाप्त हो चुकी थी, ये भी कह सकते हैं। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। मैं जिस बस से जा रहा था वह बहुत भरी हुई थी, कोई त्रुटि नहीं। कोई त्रुटि नहीं, ये तीनों ही शुद्ध हैं। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा। उसने लिखा था कि उसकी दुकान पर शुद्ध गाय का घी मिलता है, कोई त्रुटि नहीं। उसकी दुकान पर शुद्ध गाय, ये गलत हो जाएगी, इसमें त्रुटि है। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा प्रश्न संख्या 85 से 54 क्या बोल रहा है। निम्नलिखित प्रत्येक कहावत के लिए 4 समानार्थक वाक्यांश दिए गए हैं। उनमें से सही उत्तर के रूप में विकल्प का चयन कीजिए और उत्तर पद पर चिन्हित कीजिए। भी कह सकते हैं, मुहावरा भी कह सकते हैं, लोकतृप्ति भी कह सकते हैं आप लोग। प्रश्न क्या है, पत्थर को जोंक नहीं लगती, इसका मुहावरा क्या होगा। पत्थर को जोंक नहीं लगती, तो पत्थर को जोंक नहीं लगती, हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं होता। तो राइट आंसर की बात करूं तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ। विहम दृष्टि, गहरी नज़र, तीखी नज़र, मंद नज़र, सरसरी नज़र। विहम दृष्टि को क्या कहते हैं, सरसरी नज़र। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। वाणी प्लस औचित्य का सही संधि शब्द कौन सा होता है। वाणी जन औचित्य का सही संधि विच्छेद क्या होता है, ये होता है। तो राइट आंसर की बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, अगला प्रश्न है गाइस कि अन्वीक्षण का संधि विच्छेद क्या होता है। अन्वीक्षण का, तो अन्वीक्षण का संधि विच्छेद होता है अनुधन ईक्षण। तो राइट आंसर की अगर बात करूँ राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा शीत ऋतु का संधि विच्छेद कौन सा है। तो शीत ऋतु का विलोम संधि विच्छेद क्या होता है, शीतधन ऋतु। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। तो कैसी लगी क्लास आप लोगों को आज की हमारी। तो आज की क्लास अगर आप लोगों को वाकई में पसंद आई हो तो प्लीज़ इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और इसकी पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिन बच्चों को यूपी जेके की पीडीएफ चाहिए तो वो हमें तुरंत मैसेज करें,
हमारे पर्सनल व्हाट्सएप पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।